दोस्तों, हम लाइव हाजिर हैं और आज बात करेंगे कि कैसे कंगना ने करण जौहर को फंसा दिया, दिव्या खोसला कुमार ने फंसा दिया, कैसे नॉर्थ ईस्ट के एक अभिनेता ने फंसा दिया और कैसे खुद अपनी फिल्म के चक्कर में बुरी तरह एक्सपोज हो गए करण जौहर। बात करेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से कंगना निशाना साध रही हैं, कैसे वो नॉर्थ ईस्ट के एक अभिनेता हैं जो करण जौहर पर आरोप लगा रहे हैं भेदभाव करने का। दिव्या खोसला की फिल्म सावी को भी नकल करने का आरोप करण जौहर पर लग गया है और आलिया भट्ट इधर चुप बैठी हुई हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। एक तरह से बॉलीवुड के खोखलेपन की पोल खुल चुकी है और करण जौहर चुप रहकर दिव्या खोसला के आरोपों के जवाब दे रहे हैं। तो उनकी चुप्पी में क्या राज छिपा है, कैसे बहती गंगा में हाथ धो रही हैं कंगना और कैसे कंगना ने जिगरा के बहाने एक बार फिर करण पर साधा है निशाना। ये है आज की हमारी जो खबर, उसके आसपास का हमारा दायरा। रवि जी से बात करते हैं। रवि जी, हम कहां से शुरू करें इस खबर को, क्योंकि इस खबर के इतने सारे आयाम हैं। एक फिल्म आती है जिगरा, उस पर पहले दिव्या खोसला कुमार कहती हैं कि आपने मेरी फिल्म की कॉपी की है। फिर एक नॉर्थ ईस्ट के अभिनेता आ जाते हैं जो कहते हैं कि मेरा समय बर्बाद किया, मैं नॉर्थ ईस्ट का हूं इसलिए मुझसे भेदभाव किया। फिर कंगना भी आरोप लगाती हैं कि जब भी कोई ऐसी विमेन सेंट्रिक फिल्म आती है तो क्या होता है। तो कुल मिलाकर ये मामला इतना रायता फैला हुआ है। इधर आलिया भट्ट इस पूरे मामले पर चुप हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, ये जो पूरा रायता फैलने वाली बात आपने कही है, फिल्म आने से पहले ही इसका रायता फैलने लगा था जी। और ये तय हो गया था कि कुछ बड़ा होगा, इसमें कुछ ना कुछ बातें निकल कर आएंगी बात। और फिल्म कितनी कमजोर है ये इसका टीजर और ट्रेलर देखकर ही समझ में आ गया था। ये फिल्म दरअसल इस बात का भी खामियाजा भुगत रही है कि ये जो आप हवा भर भर के अपनी इमेज बहुत बड़ी बनाते हैं ना, और आप बताते हैं कि आलिया भट्ट तो अमिताभ बच्चन है, तो फिर यही नतीजे होते हैं जब आप उस पे खरे नहीं उतर। दावे तो आप कुछ भी कर लो भाई, आपका पीआर है, आप जितनी पॉलिश चमकाना है चमका लो भाई साहब अपनी। लेकिन जो दर्शक है ना, वो सब कुछ जानता है। आपके कहने में जब तक आपके हाथ में बात है आप कहते रहिए, आप पैसा फेंकिए कहते रहिए, लोग तमाशा देखते रहेंगे। लेकिन जब बॉल उनके पाले में आ जाती है तो वो जवाब भी देते हैं। तो जिगरा का मामला तो देखिए, रिलीज से पहले जो दो बड़ी चीजें हो गई थी। पहली बात तो यही हो गई थी, जैसे इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तो ये बात एकदम साफ हो गई थी कि दिव्या खोसला कुमार जो है, इनकी जो फिल्म आई थी कुछ महीने पहले साबी, सेम थीम है। उन्होंने यूके ब्रिटेन में थी और फिल्म में जो हीरोइन थी वो, और अपने एक इनोसेंट जो है उनका हस्बैंड, उसको बचाती हैं वो जेल तोड़ के। यहाँ आलिया भट्ट जो है भाई को बचाती हैं, थीम वही है, ये भी दो जेल तोड़ रही हैं। तो एक लाइन तो वही है, उसके आसपास तो आप कुछ भी बदल लीजिए फिर। और ये क्लियर, ये तभी बात आ गई थी कि भाई दिव्या की फिल्म जो है वो भी किसी विदेशी फिल्म से इंस्पायर है और उसी फिल्म से ये भी इंस्पायर है। एक रायता यहाँ फैल गया था। दूसरा रायता तब फैला जब प्रमोशन शुरू हुए और जिगरा के जो डायरेक्टर हैं वासन बाला, उन्होंने यूट्यूब में कहीं झोंक झोंक में इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि भाई मैंने तो करण जौहर को स्क्रिप्ट भेजी थी और मुझसे बिना पूछे उन्होंने आलिया भट्ट को बढ़ा दी। तो जब मुझे ये बात बोले 7-8 घंटे बाद मुझे ये पता चला और मुझे बड़ा खराब लगा। तो खैर उस इंटरव्यू में आलिया भी बैठी हुई थी, तो उन्होंने तुरंत बात को संभाला, बैलेंस किया। लेकिन तब तक तो वही तीर निकल चुका था और उसने अपना काम कर दिया था। तो उसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर भी मैदान में आ गए उनको बचाने के लिए आलिया को। करण जौहर भी मैदान में उतर आए। करण जौहर की हालत दरअसल बहुत खराब हो चुकी है, उस पर हम आएंगे आगे। तो इस फिल्म का रायता तो पहले ही फैलने लगा था। लेकिन क्या होता है ना, एक होती है बेशर्मी। दरअसल ये बहुत कमाल की चीज होती है कि जब आप बेशर्मी ओढ़ लें तो आप परवाह ही नहीं करते किसी बात की। क्योंकि इनकी बेशर्मी क्या है, हमारे पास कंटेंट नहीं है तो हम चुरा लेंगे, कंटेंट नहीं तो नकल कर लेंगे, कंटेंट नहीं है तो किसी का रीमेक राइट्स खरीद के उसको बना लेंगे। ये बेशर्मी है। थोड़ा शर्म नहीं आ रही इसकी? ये बेशर्मी इसलिए क्योंकि बोले हमारे पास इफरात में पैसा है। हालांकि उसकी भी अब पोल खुलने लगी है। अब इस फिल्म में क्योंकि आलिया भट्ट भी प्रोड्यूसर है, असली प्रोड्यूसर कायदे से वही है। करण जौहर वगैरह तो ऊपर के लेबल है कि भाई करण, आलिया भट्ट के नाम पे कौन खरीदेगा इस पिक्चर को कि वो प्रोड्यूसर है। एक्चुअली पिछली फिल्म बनाई थी तो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो पाई थी, थिएटर में तो नहीं आई थी वो। डार्लिंग्स कुछ पिक्चर बनाई थी ऐसी। तो अब करण जौहर का नाम चाहिए थिएटर में आना है, तो अब करण जौहर तो पापा है, तो पापा ने अपना परी को सपोर्ट कर दिया बढ़िया से। लेकिन
आप उतने ही पैर फैलाइए जितनी आपकी चादर है। लेकिन हाँ। इनको देखना अमिताभ बच्चन फिल्म में एकदम अपने आप को डायलॉग में भी अमिताभ बच्चन के बराबर खड़ा करती हैं। तो फिल्म इतनी मतलब खराब है, मैंने फिल्म देखी, उसका रिव्यू भी खैर मैंने किया। हाँ हाँ, फिल्म मैं एक्चुअली खराब है, इसी सवाल देखिए। पे आने वाला हाँ था कि आपने फिल्म जी देखी जी है तो फिल्म के बारे में भी बताइए प्लीज जी। हाँ, देखिए खराब है, मतलब सीधी सी आप एक बने हुए और पिटे हुए आइडिया आइडिया पर फिल्म बना रहे हैं। दूसरी बात भाई, जिस चीज आप बता को छुड़ा के लाई, आइडिया ऐसा कोई बहुत अपीलिंग नहीं, ना तो ये मास को अपील करता है ना ये क्लास को अपील कर रहा है। कहानी सिर्फ इतनी सी एक लाइन में जो मैं बता चुका हूं कि ये अनाथ भाई बहन है, इनके पिताजी ने जो है आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनकी वाइफ मर चुकी थी। मतलब कोई ठोस कारण भी नहीं दे रहे हैं कि इनके सामने ये दोनों बच्चे जब तक घर में पहुंचते हैं कमरा खोल के, तो पिताजी जो है अपना जो है वो बालकनी से गिर रहे हैं नीचे। हाँ हाँ। और ये बड़ी बहन है, छोटे भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। हम्म। और भाई मुझे बताना, मैं देख लूंगी सारी चीजें, अपने प्रोटेक्शन में पाला है। जब इनके पिताजी और माँ नहीं रहे तो इनको किसी रिश्तेदार ने पाला है, जिसको बड़े पापा ये बोलते हैं फिल्म में। हाँ। और क्योंकि वो बहुत रसूख वाला है, बहुत पैसे वाला है और बड़ा गुंडा टाइप है, बड़ा मसल पावर मनी पावर है उसके पास, तो ये उसके घर में पले हैं, लेकिन वो इनको कुछ नहीं समझता नौकर से ज्यादा। तो आलिया उनके वहां एक तरीके से बहुत सोफिस्टिकेटेड नौकर रहती, जैसे वो 5 स्टार होटलों में ना टाई वाई बांध के और सूट पहन हाँ के खड़े रहने वाले लोग होते हैं, उस टाइप की रहती हैं। वो अटेंड करती हैं, वो शादी ब्याह कराने का भी काम करता है अपने साइड में। तो ये सारा हाँ मैनेजमेंट संभालती है। और ये भाई क्या करते हैं तो कुछ समझ में नहीं, बताएगा कि कुछ बड़ा प्रोग्राम डेवलप कर रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है। तो उसने डेवलप किया है, और उसका जो कजन, मतलब ये जो बाहुबली का जो बेटा है, वो हाँ। निकम्मा नाकारा है, लेकिन वो अपने इस भाई को बहुत मानता है। तो कहता चल तेरा जी। प्रोजेक्ट ओके करवाते हैं। तो उसके पापा उनको छूट देते कि ठीक है चल तुम फला जगह जाओ, मेरी बात हो गई है और प्रोजेक्ट अप्रूव करा देंगे ये वो। और ये लोग किसी गुमनाम देश में जाते हैं। इन्होंने कोई काल्पनिक देश बनाया है, उस हाँ हाँ देश का हाँ नाम नहीं दिया है कि किस देश देश की ये जेल तोड़ हाँ रहे हैं और कहाँ के कानूनों हाँ। की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मामला हो जाता। तो हम्म। ये लोग जाते हैं, तो वहां हाँ जाते हैं तो वो ड्रग्स का मामला, तो वो जो निकम्मा और नाकारा होता है वो क्लब में हाँ। कहीं से ड्रग्स की पुड़िया खरीद के जेब में रख लेता है। और जब हम्म। ये कार में एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं तो पुलिस हम्म। इनको पकड़ लेती है और उसकी जेब में ड्रग्स मिलता है। तब सही हम्म। बात है, जिसके बाप के पास मतलब पैसा ही पैसा और ताकत ही ताकत है, तो फोन लगवा के बेटे को छुड़वा लेगा, हाँ वकील हाँ करके छुड़वा लेता है, उसकी जगह इसको फंसा देते हैं। अब हाँ वहां मजे की बात ये, वहां का कानून मतलब क्योंकि हाँ। बताया तो नहीं है देश, तो हम्म। वहां ना इसको ट्रांसलेटर दिया गया है ना कुछ। वहां पुलिस कुछ बोल रही है, इसको वकील ने उसको समझा दिया हाँ हाँ करते रहना। फिर पुलिस हाँ ने जो बोला हाँ हाँ किया। फिर कोर्ट में गया तो वहां भी हाँ हाँ करता रहा। तो कोर्ट ने फैसला सुना दिया बढ़िया कि ठीक है, अच्छा तुमको 3 महीने में जो है वो इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा के मौत की सजा दे दी जाएगी। तो बहन जी के पास फोन जाता है, तो हाँ। बहन जी परेशान होती, कहती नहीं मैं तो मेरे भाई को बचा के लाऊंगी। हम्म। और आती है, बहुत गुस्से में आती है, मतलब एकदम एंग्री यंगमैन टाइप रोल में। और हाँ वो जो बड़े पापा रहते हैं वो चार्टर प्लेन भी कर देते हैं, इतना पैसा है कि मेरे लिए हाँ। चार्टर प्लेन बुक कराया जाए, तो कराया हम्म। जाता है। ये आती हैं उस देश में, फिर मिलती हैं, फिर सब लीगल रास्ते वहां बंद होते हैं, क्योंकि वहां पर नशीले पदार्थों का जो क्राइम है उसके लिए कोई सजा नहीं है, उसमें कोई जी। मुरव्वत और रियायत नहीं है। हाँ तो हाँ फिर इसको वहां पे अपने जैसे 2 लोग और मिलते हैं। एक हाँ पुराना गैंगस्टर है, जिसका हाँ बेटा भी पकड़ा गया, उसको भी मौत की सजा होने वाली है। और एक हाँ पुराना इंडियन ओरिजिन का पुलिस ऑफिसर हाँ उसी देश का, तो उसने किसी एक गलत बंदे को मतलब गलती से फंसा दिया, तब उसको हाँ गिल्ट महसूस हो रहा है, तो उसको भी उसे जेल से बाहर निकालना है। हाँ। तब ये तीनों मिलके ये है कि भाई हम अपने बच्चों को बाहर निकालें, जो जी। तीनों की पार्टी है। हाँ उसके बाद ये सारे प्लान बनते हैं, उधर जेल के अंदर भी वो लोग मिल जाते हैं, वो 3-4 लोग होते हैं कि चलो जी। अपन भी अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं। एक हम्म। खूंखार सा जेलर बताया है, जो मतलब बहुत ही खूंखार है, और एक आध बार इसको हीरो को जो है बहुत कूटता है बढ़िया से, मतलब नियम हम्म। कायदे की बात आती है तो उस हिसाब से नियमों की आड़ लेके हाँ। अंदर से जेल तोड़ने की कोशिश है, बाहर से ये लोग प्लान कर रहे हैं, तो हम्म। अंदर की नाकाम हो जाती है, बाहर से भी ये लगभग नाकाम ही रहते हैं। उस हाँ देश में दरअसल ना वो नॉर्थ कोरिया टाइप का दिखाया है कि मतलब सब एकदम बंद है, पर अंदर कहीं ना कहीं क्रांति की आग भी जल रही, कुछ लोग जला रहे हैं, तो हाँ ऐसे लोगों को पकड़ के मौत की सजा दी जाती है।
तो ऐसे करीब मतलब उस जेल में 6000 कैदी हैं। ओके। हाँ, अचानक ये लोग उन लोगों से मिलते हैं और पूरा एकदम क्रांति का झंडा खड़ा हो जाता है। अच्छा। और पूरी क्रांति करते हुए जो है जेल पे अटैक कर दिया जाता है और फिर जेल तोड़ी जाती है क्योंकि इन 3-4 लोगों को बचाने के लिए। लेकिन आप सोचिए कि 60,000 जो कैदी होते हैं इनके साथ वो भी निकलेंगे, तो वो कहते भाई हमें कोई परवाह नहीं। आलिया कहती भाई मैं तो एक भाई की बहन हूं, मुझे बाकी चीज से कोई मतलब नहीं। तो तोड़वाती है, छुड़वाती है, यही कहानी। बहुत ही खींची हुई लंबी फिल्म है। फिल्म के बारे में बताया गया कि पूरी फिल्म आलिया के कंधे पे है, वो इतनी बड़ी स्टार है। कायदे से कहानी में उनके साथ 2 लोग इसीलिए वो और चुप हैं। हो गई, इसीलिए वो चुप हो गई, कंट्रोवर्सी में बोल नहीं रही है कुछ। लिए वो क्या जवाब दें, बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो हाँ। अब इस तरह की फिल्म आप बनाओगे, इसमें क्या है देखने जैसा, बताइए ना। उसके बाद आलिया को एकदम दिखाया बिल्कुल कि एकदम चेहरे पे बिल्कुल हार्ड फेस है और बिल्कुल कोई हंसी नहीं आएगी। एंग्री यंग मैन टाइप का मामला दिखाया है। प्लेन में अच्छा। बैठती तो खाने के नाम पे बोले सब ले आओ, ऐसा भुक्कड़ों की तरह खूब सारा खाते दिखाएगा। ना वो आपकी हाँ, फिजिक पे जमता है, ना वो आपके चेहरे पे वो चीज आती है। आपने हाँ, क्यों रोल किया भाई ये वाला। फिर उसके बाद में जिस भाई साहब ने या बहन जी ने इनको कपड़े पहनाए हैं, हाँ। आधी से पिक्चर में तो ओवर साइज कपड़े पहनी होती जी। है। एक्शन सीन करने जा रही हैं, गुस्से में है, ओवर साइज शर्ट पहना हुआ है। भाई ये कौन सा ड्रेसअप है यार। तमीज के कपड़े पहन लो, ढंग के कपड़े पहन लो, पैसा तो है तुम्हारे पास में। तो कुछ भी ऊट पटांग, मतलब कि हम तो फिल्म बना सकते हैं तो हम बनाएंगे और जैसा चाहेंगे वैसा दिखाएंगे। यहाँ तो दो ये चीजें मैं पैसे, बोलना हाँ चाहूंगा कि जी, ये जो पूरा मामला है इसमें जो नॉर्थ ईस्ट वाला विवाद निकल कर आया है कि हाँ नॉर्थ ईस्ट के एक एक्टर निकल कर आए हैं जिनका ये जी, कहना है कि उनके टाइम को पहले रोक दिया गया कि आप हमें डेट दीजिए। वो हाँ हाँ इंतजार करते रहे, फिर उनको कोई जानकारी नहीं दी गई और उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि भाई हम आपको नहीं काम करवाएंगे। तो ये जो बिल्कुल, एक मेन स्ट्रीम और ये जो एक बाहर से आने वाले एक्टर्स के बीच जो भेदभाव है जो बॉलीवुड में बहुत पहले से होता रहा है और हम देखते रहे इसको पहले भी, इसको आप किस तरह से देखते हैं और खासकर ऐसे समय में जबकि चारों तरफ से जूते पड़ रहे हैं करण जौहर को भी और बॉलीवुड को भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसे में ऐसी गलती करना, इस गलती से बचा जा सकता था। देखिए, कहानी हाँ आपको हाँ, चुरानी थी, आपने चुरा ली, आपको लिखने की तमीज नहीं है या आप नहीं लिखवा सकते। हाँ, आपको चलिए ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया, लेकिन ये तो जानबूझकर किया गया अपराध है। ये जो नॉर्थ ईस्ट के एक्टर जो हैं उनके साथ हुआ है वो तो आपने जानबूझकर किया है। और वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार वाली बात है ये कि सीधे तौर पर। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं ये दरअसल ना ये बॉलीवुड का एटीट्यूड बताता है। ये जो बड़े घराने हैं ना बॉलीवुड के, हाँ, इनका हाँ, एटीट्यूड बताता है कि यार हमारे आगे तो तुम हो क्या, मतलब हम तो हाँ, तुमको कुछ नहीं समझते। तो हाँ, कहानी में तो वैसे ही तुम्हारा कोई खास रोल नहीं, भाई मत दो। लेकिन हाँ, सामने वाले की इज्जत तो करो, वो कलाकार है भाई। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये इनका जो नाम है ये इम्फाल से है, सिक्किम से। और इनका नाम बिजऊ थांगजाम है, हाँ, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। जी। तो इन्होंने जो है एक्स पे एक पोस्ट लिखा है कि इनके साथ क्या हुआ है। हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ, कि भाई मैं किसी को लेकिन ना किसी एजेंडे के तहत लिख रहा हूँ, ना बायस्ड होके लिख रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ, एक यथा स्थिति बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों के साथ बॉलीवुड कैसा बर्ताव करता है। आप हाँ, इसमें पूरे बॉलीवुड को भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो बड़े हाउसेज हैं इनको तो निश्चित तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि ये किसी को कुछ नहीं समझते नेपो किड्स के अलावा, या वो जो सो कॉल्ड स्टार हैं उनके अलावा। उनके अलावा तो बाकी सब इनके लिए वो बेकार कचरा है। तो इस व्यक्ति ने यही लिखा है कि भाई एक तो पहले तो करण जौहर की कास्टिंग टीम ने उसको फॉलो करना शुरू किया। मतलब मैंने नहीं भेजा था अपना रिज्यूमे या टेप या वीडियो, आपने आप ही मुझे आए हैं फॉलो मेरे करना। दरवाजे तक, आप आप ही मेरे आए हैं, दरवाजे तक आए। हाँ, आप मेरे दरवाजे पे आए हैं और आपने मुझसे कहा है कि हम कास्टिंग कर रहे हैं और आपके लिए हमारे पास रोल है, तो अपने वीडियो टेप भेजिए और दीजिए। ठीक है भाई, अच्छी बात है, धर्मा से कॉल आया, कोई भी एक्साइट होगा और अच्छा है, हाँ, कोई समस्या नहीं है। हाँ, इन्होंने कहा मुझे, मैंने भेजा, भेजने के बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बोले हम्म, मैंने फिर बातचीत, हम्म, कितनी बार की ये नहीं लिखा, लेकिन बोले मैंने फिर बातचीत की और फिर से मैंने एक बार अपना वीडियो भेजा। हम्म, और ये लोग मुझे, हाँ ठीक है हम बताते हैं, करते हैं, कॉल करते हैं, तो ना तो ये बता रहे हैं कि रोल क्या है, ना ये बता रहे हैं कि कब करेंगे। तो इसमें कई महीने बीत गए और फिर उन्होंने कहा कि फिर मुझे ये भी कहा गया अच्छा नहीं, आप अपना दिसंबर खाली रखना, हम दिसंबर हाँ, में शूट करेंगे आपके साथ। हाँ, अब भाई हाँ, दिसंबर 31 दिन का है यार, आप मेरे 31 दिन मांग रहे हो, काम तो 2 दिन का दोगे कि 2 घंटे हम्म, का पता नहीं।
लेकिन आपने मेरा पूरा दिसंबर रख लिया, बुक कर लिया। चलो भाई, धर्मा है, करेंगे, अच्छी फिल्म होगी, बड़ा डायरेक्टर है या जो भी है। आपने पूरा दिसंबर बुक करने के बाद में भी कॉल नहीं किया। हाँ हाँ, आपने मतलब आपने रोल भी नहीं दिया उस आदमी को, आपने उसको बताया ही नहीं कुछ भी। तो उसने अपना समय खराब किया। तो और उसने लिखा है कि भाई मैंने इस बीच कुछ मौके छोड़े। स्वाभाविक है भाई, आप एक बड़े बैनर की फिल्म की उम्मीद अगर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है चलो हम आपसे बात करेंगे, और आप समय नहीं बता रहे तो आदमी उम्मीद में छोड़ दे, चलो दूसरा देखते। क्योंकि स्वाभाविक है कि इससे छोटे बैनर रहे होंगे, इससे कोई छोटी स्टार कास्ट होगी, हर कोई बड़े हाउस के साथ और बड़े डायरेक्टर एक्टर के साथ काम करना चाहता है। तो इन्होंने उसको जो है बताया ही नहीं। ये पूरे 2003 की घटना है, उसने कहा 2023 की, सॉरी। तो ये पूरा चलता रहा। आपने उस आदमी को खुद कॉल किया, खुद आपने उसको कास्टिंग के लिए उससे वीडियो मांगा, आप उसको लेकिन जवाब नहीं दे रहे। चलिए मैं कहता हूं कि करण जौहर इसमें सीधे इन्वॉल्व नहीं है, कास्टिंग टीम का मामला। भाई साहब, उनको कास्टिंग टीम वालों को कान पकड़ के खींचना चाहिए कि भैया तुम कैसे काम कर रहे हो, या तो तुमको कोई पता ही नहीं है काम कुछ भी। किसके लिए कर रहे हैं, किसके नाम पर कर रहे हैं। आज किसके नाम? भाई बदनाम तो आज करण जौहर हो बात रहे हो हैं। रही है करण जौहर की ना, कौन जानता है बिल्कुल करण जौहर की कास्टिंग टीम में कौन ABCD काम करते हैं। सही है। तो करण जौहर को देखिए, यही बात है, हम जो बार बार कहते हैं ना, इन्होंने अपने पास चमचे नुमा अनप्रोफेशनल लोग जो हैं भर रखे हैं, और हर डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं, ये तो सिर्फ एक नमूना निकल के आया है। कहानियों की हालत तो हम देख ही रहे हैं, स्क्रिप्ट की हालत देख ही रहे हैं, फिल्मों के PR की और मार्केटिंग की हालत हम देख रहे हैं, और हम बार बार बता रहे हैं कैसे रद्दी लोग आपने भरे हुए। अब तो कास्टिंग का भी मामला सामने आ गया है कि मतलब कुल मिला के पूरे कुएं में भांग पड़ी है वाला मामला है। अब उस भांग पड़ी है वाले में आप काम कर रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए ना कि कंगना रनौत ने भी अपना सारा जो मौका है उसको देख के चौका उन्होंने मार ही दिया कि भाई वैसे भी करण जौहर के पीछे पड़ी रहती हैं, बिल्कुल और सीधा बिल्कुल, उन्होंने हाँ। विमेन सेंट्रिक फिल्मों वाला कार्ड खेलकर करण जौहर को थोड़ा सा गरिया दिया है। नहीं नहीं, बढ़िया है, मतलब थोड़ा नहीं, उन्होंने बड़ी तीखी बात लिखी है। दरअसल वो बार बार कहती हैं कि मेरी फिल्मों को इंडस्ट्री डैमेज करती है जानबूझ के, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं, मेरी फिल्में ना चले, या मेरे खिलाफ है, मेरी फिल्मों के खिलाफ जो है वो नेगेटिव प्रचार किया जाता है। ये सारी बात वो कहती है। हम अभी उस पर नहीं जाते हैं कि वो कैसी फिल्में करती हैं या बनाती हैं, पर वो जो कहती हैं वो ये कहती है। और क्योंकि वो खुद को जो है खान तिकड़ी और अमिताभ बच्चन से नीचे तो समझती नहीं है, तो उनको लगता है कि मैं, कहती हैं कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार मिला है तो वो है, तो कहती हैं मुझे मिला है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, आप सांसद भी हैं, वो ठीक है। तो अब उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई एक बगैर नाम लिए जो पोस्ट लिखा कि भाई जब आप दूसरों की फीमेल सेंट्रिक वुमेन सेंट्रिक फिल्मों को नहीं चलने दोगे, नुकसान पहुंचाओगे, और जब तुम्हारी ऐसी फिल्में आएंगी तो उनको कैसे बचा पाओगे, उनका भी यही हाल होगा। ये उनके कहने का मतलब। तो सही बात है भाई, जब एक मिनट के लिए मान लेते कि कंगना की बात सही है ना, तो जब आप उनकी वो भाई कंगना कहीं ना कहीं ठीक है, आप 1% सच्चाई मानिए कि भाई वो महिलाओं के जो फिल्म इंडस्ट्री में, जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरोइनों या महिलाओं को लेकर जो विमेन सेंट्रिक फिल्में बनना चाहिए, वो उसके लिए बड़ी मुखर रही हैं, बराबर पैसा मिलना चाहिए उसके लिए मुखर रही हैं। उनका ये हमेशा रहा है कि फिल्म बनती है तो हीरो हीरोइन को बराबर रोल मिलना चाहिए, एक तरफ झुका हुआ मामला नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि वो नेपोटिज्म के खिलाफ खूब लड़ती है। तो इसमें उन्होंने आलिया भट्ट को भी लपेटा है, मतलब हालांकि पहले लपेटा था, पर इस रेफरेंस में वो बात भी जो है याद की जा रही है। तो कंगना ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई जब आप ऐसी फिल्मों को नहीं चलने देंगे, मतलब चलो ठीक है आप बड़े नाम हो, आप कंगना की फिल्म को सपोर्ट करो, भाई कंगना को ये लगता है कि अगर आप मेरी फिल्म को सपोर्ट करो, मेरी फिल्में सपोर्ट करें, तो भाई विमेन सेंट्रिक फिल्म ही तो चलेगी। तो जब वो चलेगी तो मार्केट में बात होगी, यार विमेन सेंट्रिक फिल्में चल रही है, लोग उस पर पैसा लगाएंगे, दर्शक देखने आएंगे, उनके कहने का यही मतलब है। लेकिन जब आप नहीं चलने देते हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं मैं लाऊंगा तो चलेगी, तो भाई ये तो एक सामान्य सी धारणा तो है ही, मतलब एक धारणा है, सच है गलत है वो कोई नहीं जानता, या बॉक्स ऑफिस से तय होता है। तो धारणा तो यही है कि हीरो सेंट्रिक फिल्म कमाती है, चलती है,
विमेन सेंट्रिक फिल्म चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए हीरो को मोटा पैसा दिया जाता है, हीरोइन को कम पैसा दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये सारा फैक्टर तो है, इसमें कोई दो राय। तो इसी को लेके जो है कंगना ने बढ़िया से इनको झाड़ पिला दिए। लेकिन ये भी याद है क्योंकि इसमें आलिया भट्ट है, इसलिए उनका रिएक्शन इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए क्योंकि याद कीजिए जब गंगूबाई रिलीज हुई थी, तब भी आलिया भट्ट ने तब भी कंगना ने बहुत सीधे सीधे लिखा था आलिया भट्ट को लेके कि मतलब आज बॉक्स ऑफिस पर, शुक्रवार के दिन लिखा था उन्होंने कि आज बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए स्वाहा होंगे, क्योंकि पापा चाहते हैं कि उनकी परी जो है वो एक्टिंग करे। ये बात उन्होंने लिखी थी। तो ठीक बात। देखिए आलिया भट्ट का कैरियर जितना मैंने देखा, एनालाइज किया, समझा, जो है आलिया एकदम नेपो किड के खांचा जो उसमें एकदम फिट बैठ, इसमें कोई मतलब दो राय। नेपो किड मतलब भाई आपको करण जौहर ने लॉन्च किया, आपको यशराज की फिल्में मिलती है, आपको बड़े स्टूडियोज की फिल्में मिलती हैं, आपके साथ सारे बड़े डायरेक्टर काम करते हैं, आपको ओटीटी पर बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, भैया ये आप ही के साथ। और जो लगभग 1.5-2 दर्जन फिल्में की है, आधा दर्जन फिल्में करीब करीब जो है उससे थोड़ी ज्यादा वो आपने करण जौहर के साथ की है। ये बात भी बार बार सामने आती कि करण जौहर आपको रिकमेंड करते हैं। देखिए इम्तियाज अली का केस है, जो आलिया की दूसरी पिक्चर थी हाईवे। हाईवे जब आई थी तो इनको रणदीप हुड्डा के अगेंस्ट कास्ट किया गया था। बड़ा एज गैप था वो, मतलब शायद 19-20 साल का है या 15 साल से तो ज्यादा ही, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो उसी टाइम मतलब जो है, अब लेकिन गाने वाले तो गाते हैं, मतलब सुर ताल में गाते हैं बढ़िया से। तो बताया था बहुत महान फिल्म है और क्या महान कास्टिंग है। तब मुझे याद है मैं उस समय अमर उजाला में था और मैंने लिखा था प्रॉपर कि ये कास्टिंग बिल्कुल गलत है, आलिया भट्ट बिल्कुल उस रोल में फिट नहीं बैठती है। तो कई लोगों ने उस वक्त मुझसे कहा भी अरे आपने ये क्या बात लिखी, बड़ी अच्छी फिल्म है, बड़ी अच्छी जोड़ी है। भाई मैंने कहा मैं मेरी बात पे कायम हूं, मुझे ये लगा और मैं आज भी इस बात को मानता हूं। अब ये बात थी शायद 2013-14 की। 10 साल बीत गए, 2024 में इम्तियाज अली इंटरव्यू देते हैं और उसमें वो कहते हैं कि आलिया भट्ट मेरी पहली पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि मैं बड़े एज ग्रुप की हीरोइन को कास्ट करना चाहता था, मैंने कहानी उस तरह से सोची थी या लिखी थी। और उन्होंने ऐश्वर्या राय का भी नाम लिया कि ऐश्वर्या राय बच्चन भी जो है उनसे मैं बात करना चाहता था। लेकिन फिर अब यहाँ पे उन्होंने, अब क्या हो गया, बात वही होता है कि बात मुंह से निकल तो गई, फिर उसको लीपापोती करना होती है, जैसे जिगरा के डायरेक्टर ने किया है ना, वासन बाला ने। तो अब इम्तियाज के मुंह से ये बात निकल तो गई होगी, फिर उन्होंने तुरंत लीपापोती की। नहीं, लेकिन फिर मैंने आलिया को ने एक फिल्म की स्क्रीनिंग में देखा था और मुझे लगा कि यार वो जो वल्नरेबल एक्ट्रेस जैसी मुझे चाहिए, इसमें वो बात पूरी मुझे दिख रही है ना। और फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने वो आलिया को कहानी सुनाई और हालांकि बोले थोड़े डाउट थे, लेकिन फिर बोले आलिया इस फिल्म को करने को बहुत डेस्परेट थी और उन्होंने, और बोले मेरी कास्टिंग या जो मेरी टीम थी टेक्निकल या फिल्म की, तो उन्होंने भी हालांकि इसका विरोध किया था कि नहीं आलिया जमेगी नहीं। लेकिन बोले फिर आलिया ने अपनी वहां सबके सामने जो है खुद फिल्म को वो कैसे देख रही है, अपने रोल को कैसे देख रही, वो पूरा नरेट किया और उससे सब लोग बड़े इंप्रेस हो गए, तो हमने ले लिया। अभी एक बात के लिए आपको इतना लीपापोती करना पड़ रही है। सच्चाई सीधी सी बात है, आई थिंक शायद फॉक्स था उस फिल्म में या जो भी था, मतलब स्टूडियो था कोई, शायद फॉक्स ही था, मैं ख्याल से फॉक्स। करण जौहर ने लॉन्च किया था, करण जौहर ने कहा आपको लेना है इस हीरोइन को, आप इम्तियाज अली हैं, करण जौहर का कद आपसे बहुत बड़ा है, प्रोड्यूसर है, स्टूडियो है, आपको झक मार के उनके साथ उनकी बात मानना पड़ेगी, आप उनको मना नहीं कर सकते। तो ये मैं 10 साल बाद इम्तियाज खुद कह रहे हैं, और मैंने तब कहा था कि ये गलत कास्टिंग, और फिर कह रहा हूं जिगरा की कास्टिंग भी गलत। इस रोल में आलिया एक रत्ती सही नहीं दिखती। खबर अंदर की तो ये भी है कि जो राधिका मदान एक्ट्रेस है, जिन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता में जो है इनके साथ काम किया था, वासन बाला के साथ, कहा यह भी जाता है कि भाई इन्होंने उसको देख के जो है ये फिल्म लिखी है, वो इनके दिमाग में थी वो एक्ट्रेस। क्योंकि आप देखिए राधिका मदान की पर्सनैलिटी थोड़ा सा है कि आलिया की तरह वो सॉफ्ट नहीं है ना, उनका लुक जो है वैसा नहीं है, उनके कंपैरिजन में थोड़ी माचो हैं वो। उनके कंपैरिजन में थोड़ी माचो वो दिखती। अगर वो एक्शन करती तो आपको लगता है कि हाँ ये लड़की एक्शन कर रही,
उसके चेहरे पर जो थोड़ी कठोरता है या आलिया के मुकाबले जो माचोनेस है, वो लगता कि हाँ कम से कम ये लड़की है। लेकिन क्योंकि बात वही है, स्क्रिप्ट आपने करण जौहर के पास भेज दी और पापा ने सीधे परी को फॉरवर्ड कर दी, अब आप कैसे मना करेंगे? तो ये डायरेक्टर यहाँ फंस जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत लीपापोती करना पड़ता है। ये सीधे तौर पर अपनी कला के साथ समझौता करते हैं, बिल्कुल अपनी विधा के साथ समझौता है, ये एक मनमाना रवैया है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये आप ऐसे समय में कर रहे हैं जब आपका बुरा दौर है, आपके बिकने की नौबत है, आप अपनी कंपनी के स्टेक बेच रहे हैं क्योंकि आपका घाटा इतना बढ़ चुका है पापा की परीज और नेपोकिड्स के साथ काम करते करते कि आज आप इसीलिए दर दर भटक रहे हैं। तो करण जौहर जो आज घुटने पर हैं वो इन्हीं कर्मों की वजह से हैं। और करण जौहर के बुरे दिन काफी पहले ही शुरू हो चुके हैं। और जिस वक्त उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इतने करोड़ मांग रहे हो तो कितने करोड़ की ओपनिंग दोगे, तो भाई जितने करोड़ वो मांग रहे थे तो तुमसे कोई कनपटी पे पिस्टल रख के तो किसी ने नहीं मांगे थे, दिए तो तुम नहीं थे। तो तुम्हारा इतना कैलकुलेशन गलत क्यों था? तुम्हारा कैलकुलेशन गलत था या तुम किसी हवा में उड़ रहे थे, या वो जो वीडियो आया था जिसमें कई सारे लोग कौन सी हवा में उड़ रहे थे उसी हवा में वो आप भी उड़ हवा रहे में थे। थे। तो ये सारी बातें हैं जो करण जौहर को सोचनी चाहिए। और आज जो करण जौहर को राइट लेफ्ट एंड सेंटर से पड़ रही है तो उसकी वजह भी वो खुद हैं कि उनके काम ऐसे हो चुके हैं। कंगना तो मौका चूकने वाली नहीं है। नॉर्थ ईस्ट वाले के साथ आप ऐसा करेंगे, वो भी क्यों चूके? दिव्या खोसला कुमार भी क्यों चुप रहे? तो कोई चुप रहने वाला नहीं है। आप इसीलिए निशाने पर हैं क्योंकि आपके कर्म ऐसे। देखिए मजे की बात यह है कि दिव्या खोसला कुमार ने कहीं करण जौहर का नाम नहीं लिया भाई, वो तो आलिया भट्ट को बोल रही थी आप खाम का मैदान में कूदे। आलिया भट्ट दे जवाब भाई, प्रॉपर हैशटैग करके उसने लिखा कि आलिया का क्या कुछ ऐसा लिखा कि आलिया का बड़ा जिगरा, इस तरह की कोई लाइन लिखी है। और बाकायदा उन्होंने उस हॉल की, सिनेमा हॉल की फोटो पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पे कि भाई खाली पड़ा है हॉल। बाकायदा उन्होंने लिखा कि मैं इस मतलब वो पीवीआर जो था उसका सिटी मॉल जो अपना अंधेरी में है वहां का, और लिखा कि मैं वहां फिल्म देखने गई, हॉल खाली पड़ा है, फोटो डाली और लिखा कि बड़ा जिगरा है कि आपने अपनी फिल्म के लिए मतलब पता नहीं कितने के टिकट खरीदे हैं। दरअसल ये कॉर्पोरेट की गंदगी जो फिल्म कॉर्पोरेट है ये एकदम से सामने आ गई। और देखिए ऐसा नहीं कि टी सीरीज वाले बड़े दूध के धुले हैं, इस मामले में सभी एक जैसे हैं। तो कोई नहीं है दूध का धुला। जब फिल्म आती है तो शाहरुख से लेके सलमान से लेके टी सीरीज से यशराज तक सबके सब झूठे आंकड़े दिखाते हैं। हाँ, तो अब लेकिन ये इसमें खास बात ये है कि पहली बार किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में, भाई मुझे नहीं पता वो वहां कोई पोस्ट संभालती है कि नहीं संभालती, पर वो जाकर बैठती हैं और निश्चित रूप से कोई पोस्ट होगी ही, तो वो टी सीरीज की मानी ही जाएंगी। बिल्कुल भूषण कुमार की पत्नी है, मतलब बिल्कुल एकदम, तो माना जाएगा कि ये टी सीरीज की भी वॉइस है। आप खारिज नहीं कर सकते कि भाई नेताजी ने बयान दे दिया, पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है, पार्टी का ही ऑफिशियल बयान है ये समझ लीजिए। तावी तो टी सीरीज की फिल्म थी ना, तावी टी सीरीज की फिल्म, उसमें कहीं मुकेश भट्ट भी जुड़े हुए थे शायद। अच्छा ओके। हाँ वो भी वो प्रोड्यूसर हो सकते हैं। हाँ वो कुछ है, वो एकदम अभी याद नहीं आ रहा। तो अब देखिए टी सीरीज धर्मा एकदम आमने सामने, हाँ सीधी बात है। और बाकायदा एक हाउस के बड़े रिप्रेजेंटेटिव या किसी बड़ी चेयर पे बैठा व्यक्ति ये कह रहा है कि सामने वाली जो एक्ट्रेस है, सामने वाला जो हाउस है वो झूठ बोल रहा है, फेक कलेक्शंस दिखा रहा है, बता रहा है कि हम ये फिल्म चल रही है। भविष्य में टी सीरीज की कोई फिल्म नहीं करेंगी आलिया भट्ट? मुझे तो डर है रणबीर करेंगे कि नहीं एनिमल जो आने वाली अगली पिक्चर। बहुत सही आपने पकड़ा, है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो सीधे सीधे निशाना है। या ये इतने बेशरम है कि कर लेंगे, ये भी बात है। सॉरी, इतने बेशरम है कि ये कर लेंगे। देखिए अगर प्रोफेशनल कमिटमेंट है और एग्रीमेंट है, आप बंदे सॉरी यहाँ उमस बहुत है जी, तो करना पड़ेगा अगर आपने साइन किया हुआ और उन सब चीजों के लिए बाध्य हैं तो। लेकिन नहीं है तो फिर अब बात वही है कि भाई अगर ये दरअसल बात इतनी पर्सनल हो गई है कि ये रणबीर कपूर की पर्सनल लाइफ में एंट्री कर चुकी है, क्योंकि उनकी पत्नी को कहा गया है। सीधे बोल दिया ना ये।
हाँ, तो ये बहुत सीधे सीधे बोल दिया गया है। और देखिए फिल्म इंडस्ट्री में ना संबंध जो है ना, कड़वाहट आती जा रही। देखिए अच्छे दिनों में तो सब सब साथ खड़े हो होते जाते हैं, हैं, हाँ, जब सबके सर क्योंकि पे बैंड बजता है हाँ तो फिर सबका दिवाला निकलता है, जो आजकल हाँ बॉलीवुड में आप सबका निकल भी रहा है। हाँ भाई, टी सीरीज ने माफी नहीं मांगी, लेकिन राज शांडिल ने तो माफी मांगी। बिल्कुल मांगी, हाँ, स्त्री के डायलॉग यूज विक्की करने पे, विद्या हाँ। का वो वाला वीडियो, स्त्री के रेफरेंसेस, तो उसमें टी सीरीज का भी नाम आया, ऑन हमारे बिहाफ ऑफ लिखा है। हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि माफी मांगने वाला व्यक्ति बड़ा हो जाता है, छोटा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे हाँ। पे कीचड़ उछालने वाला क्या होता है वो सबको पता है। चलिए, लेकिन ये माफी क्यों मांगनी पड़ी, सवाल ये हाँ, है। भाई इसलिए आप तो मांगनी पड़ी दोस्त हो क्योंकि ना। आपने गलती की थी, और आपने, अब ये कहें कि भूल से कर दी थी, ये तो नहीं कह सकते, भूल तो नहीं हो अरे भूल सकती। थोड़ी है ये, ये भूल तो 15 मिनट आपने थोड़ी चलती है। पर्पसली आपने खेला पहले खेल, और बिल्कुल उसके बाद जब आपको लगा कि उल्टी पड़ी, तो चलो जी, बिल्कुल, तो माफी ये मांगनी वही पड़ी, तो अक्षय ये कुमार वाला हिसाब किताब है कि पहले गुटखे का ऐड कर सॉरी, लेता हूँ और फिर मैं माफी हाँ मांगूंगा, तो पैसे भी अंदर हो बिल्कुल, गए, मतलब डायलॉग हो भी गए, और फिर ये भी हो गया, तो हाँ ये भी एक तरीका है। लेकिन तब भी चलिए, मैं कहूंगा इतना तो रखा ना जिगरा, जिगरा तो नाम इनकी फिल्म का है, पर इतना जिगरा तो हाँ रखा कि माफी मांगे। ठीक बात है, हाँ। तो ठीक है, अच्छी बात है माफी, तो मैं वो कह रहा हूँ कि देखिए बड़ी कड़वाहट है अब दरअसल। अब चीजें धीरे धीरे इस तरह से निकल कर ना, आने वाले दिनों में हमारे सामने और चीजें आएंगी ऐसी। हाँ, कौन किसके, भाई आलिया भट्ट अब कोई मौका चूकेंगी। करण जौहर ने बेवकूफ बोल ही दिया ना इनडायरेक्टली, मतलब जो हाँ, क्रिप्टिक पोस्ट लिखा, यस, इन्होंने भी पलट कर जवाब दे दिया कि यस, आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, चोरी के हाँ, माल से अपनी चीजें चला रहे हैं। हाँ, हाँ। तो एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, या तो शांति समझौता हो जाए कोई बैठ के, जैसा देखिए, ये वही बात है जो हम लोग अक्सर आकर अपने चैनल पर, प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, और ये बात इस तरह से सामने आ गई। दर्शकों के लिए कुछ नया थोड़ी है, ये नया बातें नहीं तो है, हम दर्शकों बोलते को रहे हैं, पता है, बिल्कुल। बस इस बार तरीका नया हो गया, बात वही है। तरीका नया, हाँ, और लोग खुल के सामने आ गए कि भाई दिव्या खोसला कुमार, आलिया भट्ट, करण जौहर, एकदम नाम के साथ चल रहा है सर। हाँ, धर्मा प्रोडक्शंस, टी सीरीज, अभी तक भाई हम बोलते हैं, हम यही चीजें बताते हैं। तो लेकिन अब इस बार जो इवेंट, इसको इवेंट ही मानिए एक तरह का, सब एक दूसरे के सामने खुल के खड़े हो गए हैं। तो हाँ, हालात वही है इंडस्ट्री के, जो हम आपको लगातार, मतलब हमारे दर्शकों को हम बताते रहते हैं कि अंदर हाँ, क्या हाँ, चल रहा है। हाँ, 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 तो ये चीजें बहुत खुलकर सामने आ गई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और खुलकर आएंगी। क्योंकि अब देखिए, करण जौहर को लोगों ने आईना दिखाना तो शुरू कर ही दिया, जो हाँ, उनका मामला था कि फीस बहुत ज्यादा मांग रहे, तो लोगों ने उनको मुंह पे कहना शुरू कर दिया। जिस हाँ, प्रोग्राम में वो गए थे, हाँ, वहीं जो है फरहान अख्तर की बहन जो है जोया, उन्होंने कह हाँ, दिया कि भाई आप ही तो देते हो, आप कम करो पहले तो, हाँ। और जब आप पहले दे रहे थे तो आप रो क्यों रहे हो। और मैं तो इसमें उल्टा सवाल है कि जब आप दे रहे थे तो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा था, सबसे बड़ी बात तो ये है। ट्रू, या आप किस किस भाई भुलावे में आप, आकर दे रहे थे आप। हाँ भाई कोई वजह हो उसकी, मतलब क्यों, मुझे हाँ, पता है कि आपको क्या उस वक्त पता था कि मैं नए लड़के को लॉन्च करूंगा और उसकी हाँ, ओपनिंग जो है 50 करोड़ की होगी। तब भी तो गारंटी नहीं थी कि वो 10 करोड़ लाएगा। इतने भी तब आप मूर्ख क्यों दे नहीं है रहे आप, थे, इतने भी मूर्ख नहीं इतने है। भी, हाँ फिर भाई, इतना बड़ा हाउस चला रहे हैं, बरसों से चला रहे हैं, सारे गणित समझते हैं। वो वाकई चला ही रहे हैं इतने वर्षों से। चला ही रहे, ओटीटी में अच्छा, भी चला रहे हैं आजकल जी। हम इस मुद्दे से थोड़ा हटते हैं, एक हाँ सवाल आ रहा है जिस पे हम बात कर जी, सकते हैं। हमारे दर्शक हाँ हैं तलाश, वो कहते हैं, डू यू थिंक बाबा सिद्दीकी केस वुड सेंड शॉक वेव्स इन बॉलीवुड एंड पीपल वुड डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम सलमान खान। ये जो बाबा सिद्दीकी के साथ दुखद हादसा हुआ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब इसको लोग सलमान खान से जोड़ रहे हैं, अब लोग ये कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में जो थोड़ा डर और खौफ पैदा होगा, लोग सलमान से दूर हटेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए शॉक वेव तो है, इसमें कोई दो राय हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो थे वो इंडस्ट्री में बहुत, मतलब भले ही वो पॉलिटिशियन थे, हाँ। लेकिन इंडस्ट्री में उनकी पैठ थी अच्छी खासी। मतलब सलमान हर, शाहरुख को अगर साथ में लाना है हाँ, तो बीच में बाबा सिद्दीकी को खड़े होना पड़ता था। और हर आदमी उनकी इफ्तार पार्टी में जाता था, मतलब कोई साल हाँ, ऐसा नहीं गया बिल्कुल, कि ठीक बिल्कुल। है आपका ग्राफ नीचे आ गया हो, आप मार्केट से बाहर हो गए तो अलग बात है, लेकिन हाँ, अगर आपका ग्राफ चढ़ा हुआ है तो आप हाँ, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में दिखेंगे, मतलब
देखेंगे। यस, ट्रू ट्रू। है ना, तो ये तो आप इससे उनका रसूख समझ सकते बैंड्रा हैं जी। वेस्ट के वो विधायक थे। बैंड्रा वेस्ट में तो बिल्कुल सारे मैं, रहते हैं, शाहरुख, हाँ सलमान, सारे रहे, रेखा, बिल्कुल। अर्जुन रामपाल, जैकी श्रॉफ, हाँ सारे सब वहीं रहते हैं। मैं तो कुछ तो नाम बोले, बाकी भी बहुत सारे लोग रहते हैं। हाँ, तो वो बहुत नजदीक से सबके, तो ये तो है कि किसी बहुत अनएक्सपेक्टेड है ना, मतलब भाई सलमान खान को धमकियां मिल रही थी, ये काफी लंबे समय से चल रहा है, और उनको सिक्योरिटी भी दे दी गई और सारा कुछ हुआ, उनके घर पे भी फायरिंग हुई, उसके बाद मामला थोड़ा सेंसिटिव हो गया तो थोड़ा सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसी घटना हो जाएगी। फिर उसको सलमान खान से जोड़ दिया जाएगा, और फिर धमकी भरे जो बाद में पोस्ट आया है, उसमें ये कहा जाएगा कि भाई जो लोग भी सलमान के नजदीक हैं या उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनको भी सावधान रहने की जरूरत है। तो देखिए, क्योंकि अब ये हादसा सिर्फ अगर एक सिंपल धमकी होती ना, और कोई हादसा नहीं होता, तब तो वो शॉकवेव उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ये निश्चित रूप से होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब सलमान के साथ कितनी दूरी बनाएंगे, कितनी नहीं बनाएंगे, ये तो देखिए, सामने तो कोई सामने आके मिलता नहीं है, इक्का दुक्का कभी फिल्म का प्रमोशन है तो भले ही कभी आपके स्टेज पर कोई दिख जाए, या कोई फिल्म साथ में कर रहा है तो दिख जाए, लेकिन यहाँ कौन किससे जाके मिलता है आमतौर पे नहीं पता चलता है। कोई पार्टी हो रही है तो सलमान तो वैसे ही बहुत कम पार्टियों में जाते आते हैं, और ना खुद ही है ना, और ना वो खुद भी ऐसी बहुत पार्टी वार्टी देते हैं। तो अब ठीक है, देखिए सलमान का एक बड़ा स्टेटस है और उनका एक रिस्पेक्ट है इंडस्ट्री में, उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार का दर्जा है उनको। तो कौन दिखाएगा कि उनके नजदीक, भाई उनके नजदीक जो लोग हैं सब जानते, ऐसा कोई मतलब छुपा हुआ आज नाम कोई नहीं ऐसे है। हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता आज से मैं सलमान के नजदीक नहीं हूँ, या आज ऐसा से नहीं मैं है, उनके नजदीक आ गया हूँ, ऐसा नहीं है ना। वो तो ऐसा दिख नहीं है, जाता है, पता लग बिल्कुल। जाता है। वो दिख भाई, उन्होंने कितने लोगों को अपनी फिल्मों में मौका दे दे के खुद को फ्लॉप करा लिया है। सलमान खान अगर आज फ्लॉप है तो इसका एक बड़ा जिम्मेदार मैं खुद उनको मानता हूं, क्योंकि उन्होंने फिल्म पे ध्यान देने से ज्यादा वो चैरिटी वर्क में दिया कि आजा तेरा भी कैरियर बना देता हूं, आजा तेरा भी बना देता हुआ हूं। क्या, एक का भी करियर नहीं बना पाए सलमान खान, नॉट वही इवन अ वही सिंगल बात, पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल, ना वो पुराने दोस्तों का कैरियर बना पाए, ना अपने वो खुद के नए दोनों भाइयों का नहीं बना पाए, भाइयों का नहीं बना पाए, जिन बच्चों को उन्होंने लॉन्च किया उनका नहीं बना पाए। बस वो बेहतर हाथ में होता, लॉलीपॉप सबके थमा दिया उन्होंने कि हाँ भाई तेरी भी पिक्चर आ गई मेरे साथ, मेरी भी वही पिक्चर आ गई तेरे साथ, बस। तो वो भाईजान वाली जो उनकी इमेज है, तो चलिए हम मान लेते कि उन्होंने अपने भाईजान वाला कर्तव्य जो है वो पूरा करते रहे, लेकिन इसमें उनका बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये हालांकि किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कौन उनके नजदीक है कौन नहीं है, वो सब लोग सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं। लेकिन कोई खुल के ये भी नहीं कहेगा कि अब मैं सलमान के साथ नहीं हूँ। पर ये शौकवे वाली बात से मैं जरूर थोड़ा सहमत हूँ, हाँ बिल्कुल, शौक में है, क्योंकि लोग हाँ सदमे में हैं। इनफैक्ट जब मैं एक मुंबईकर के जी तौर पे जब मैंने खबर पढ़ी, एक पत्रकार के तौर पर नहीं, जब जी मुंबईकर जी के तौर बिल्कुल, पर मैंने हाँ खबर हाँ पढ़ी, हाँ, मैंने कहा बांद्रा में किसी को रोड पे गोली मार दी, इतना ये क्या ही वाकई खेल मतलब है। बांद्रा में रात के 3 बजे भी दिवाली होती है रोज, ये हाल है बांद्रा का। और वहां सही पे है, 3 बजे, आई मीन 9:30 बजे भरी सड़क पर एक वीवीआईपी को कोई गोली मार जाए, मुझे लगा मैंने कुछ गलत पढ़ लिया है। मैंने उसको फिर से पढ़ा, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है बिल्कुल, क्या? मतलब यही हादसा देखिए कहीं बॉम्बे के आउटर वर्क कहीं हुआ होता, हाँ शायद हम मान सकते थे, लेकिन बांद्रा, बांद्रा का खेरवाड़ी सिग्नल, मतलब जो सबसे ज्यादा एकदम व्यस्त इलाका है, लेकिन हाँ शायद वही उनके लिए जगह थी, क्योंकि वहां पटाखे फूट रहे थे, इतने लोग थे, तो वो काम वहां कर पाए। लेकिन हाँ, ये सुनकर बहुत हैरानी तो होती है। नहीं देखिए, जो लोग भी ऐसा काम करते हैं ना, उनका मकसद जो काम उन्होंने किया उससे ज्यादा डर फैलाना होता है। डर डर, हाँ बिल्कुल। वो ये चाहते हैं, मतलब वो हर आदमी के साथ वैसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही होता है ना कि एक को मारे दूजा मर जाए वाला जो मामला रहता है, हाँ हाँ, तो वो रहता है ना कि यार डर पैदा करो, अपने नाम का खौफ पैदा करो, और फिर उस खौफ के बाद में वो फिर बहुत सारी एक्टिविटीज चालू हो जाती हैं, जिनके बारे में कई बार आपको पता लगता है, कई बार नहीं भी पता लगता है। खैर जो भी हुआ बहुत तो दुखद है, और हम बहुत चाहेंगे कि दुखद जल्द है से वो जल्द तो, पूरा सच निश्चित सामने रूप आए। और किसी को भी कानून हाथ में लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए। राजनीतिक नहीं नहीं, ये विचारधाराएं तो एक बिल्कुल तरफ, लोगों
लोगों की सोच एक तरफ, लेकिन एक सामाजिकता के नाम पर हमें इतना तो सोचना चाहिए कि हमारे देश में कानून व्यवस्था है। अब यही सब चीजें जो है ना वो सवाल खड़े करती है। सवाल खड़े करती हैं। यस भाई एक है ना 3 बार का विधायक पब्लिक प्लेस में भरी हुई जगह पर, और चलिए दिन दहाड़े नहीं, रात का प्राइम टाइम जहाँ खूब भाई, भीड़ होती बैटरी है, 9:30 बजे कोई रात तो नहीं है, कोई मतलब वही वहां तो रात कभी भी नहीं है। आपने आपने जो बात कही ना कि शायद किसी और हिस्से में होता तो थोड़ा उतना नहीं लगता है शौक, हाँ 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 हाँ। बांद्रा जैसी जगह में एकदम वो जगह जो बिल्कुल। कि हमेशा भीड़ से भरी होती है, मुंबई शहर वहां का ये दिल कह हादसा हो सकते हैं हम, जाता जो है। धड़कता रहता है हर समय। आपकी कल्पना में ही नहीं आता कि अच्छा कभी वहां भी ऐसा हो सकता है। वहां ऐसा हो सकता अच्छा है, सही इससे पहले भी देखिए सलमान के घर पे भी गोलियां चली बांद्रा में, बात। मतलब हाँ 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 चलो हाँ ठीक है कुछ नहीं हुआ, और वो उस वक्त हाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम था या जो भी, तो हाँ, वो दीवार पे लगी। पर ये शॉकिंग है ये सारी चीजें, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसका मकसद वही है, मुझे लगता है कि डर पैदा करो। हाँ हाँ, अब आखिरी मकसद क्या है वो हमें नहीं पता। बिल्कुल। तो ये सब चीजें ये बहुत खराब और बहुत दुखद हादसे हैं ये तो है। नहीं होने लेकिन चाहिए। थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे लोग थोड़ा सा उनके मन में कुछ लगेगा, सहमे हैं, डरे हैं, जो कि गलत सहमे है। हैं, डरना डरे नहीं होना बिल्कुल। चाहिए हमें। वो हमें तो ये होना चाहिए कि हमारे देश अरे में कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। भाई और अभी अंडरवर्ल्ड पकड़े का भी गए, वो दौर लोग 2 देखा तो है। पकड़े गए हैं, टोटल 6 लोग, 6 आरोपी हैं, 6 हाँ में से हाँ, 2 पकड़े गए हैं। नहीं नहीं, अंडरवर्ल्ड का जो दौर देखा है इस फिल्म इंडस्ट्री ने, गुलशन कुमार की हत्या देखी है, और भी हत्याएं हुई, गोलियों कई गोली कांड हुए, उस दौर से निकल के आई है। और पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने बड़ा काम किया है और उसको साफ किया था। लेकिन जी। अगर फिर से एक बार इस तरह से क्रिमिनल्स अगर पेनिट्रेट करते हैं और ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, तो वाकई फिर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठेंगे। चलिए रवि जी, हमने बहुत अच्छे से चर्चा की, जिगरा विवाद पर भी बात की, और हाल ही में जो बांद्रा में जो इंसिडेंट हुआ, जो इंडस्ट्री को काफी हद तक हिला गया, उस पर भी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी शुक्रिया। अगर हमारी बातचीत पसंद आई हो आपको, तो इसे आप शेयर जरूर कीजिए अपने फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और नए लोगों को हमारे साथ जोड़िए, ताकि हमें मौका मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का आपके जरिए। क्योंकि ये एक काम है जो आप लोग हमारे लिए कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जब भी अपनी बात रखते हैं, मैं कोशिश करता हूं उसे स्क्रीन पर शेयर करूं, ताकि हम एक आप सबकी बातें जो हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू, शुक्रिया। गुड नाइट रवि जी। थैंक यू उज्जवल जी, गुड नाइट।